हाय गाइस, वेलकम टू एस्पिरेंट्स हब। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप सबके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ बैंकिंग अवेयरनेस का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है इन्फ्लेशन हम लोग अक्सर जनरली जब अपने फ्रेंड्स फैमिली या फिर कहीं पे भी बात करते हैं तो एक टर्म तो यूज़ होता ही है, महंगाई बहुत बढ़ गई है। राइट, बचपन से सुनते आ रहे हैं। पापा कभी भी एक घर की ग्रॉसरी लेके आते हैं तो कहते हैं महंगाई बहुत बढ़ गई है। मम्मी शॉपिंग करने जाती हैं, कहती है महंगाई बहुत बढ़ गई है। तो वही होता है इन्फ्लेशन का मतलब सिर्फ पैसे मतलब महंगाई बढ़ना ही नहीं होता है, इसका मतलब होता है परचेजिंग पावर भी कम होना। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में जब मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ाया था तब मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि लेट्स सपोज शुगर प्राइस अगर इंक्रीज़ होता है तो घर में मम्मा लोग क्या करती हैं, कंजम्पशन कम कर देती हैं। ठीक, जैसे 100 रुपीज़ में मान लीजिए पहले 5 kg शुगर आता था, तो अब उसका कंजम्पशन कर जैसे प्राइस इंक्रीज़ होता है तो सिर्फ 4 kg ही घर पे आता है। तो यही होता है इन्फ्लेशन। जब किसी प्रोडक्ट या सर्विस का प्राइस कंटिन्यूसली राइज होता है और परचेजिंग पावर कम हो जाती है, डैट इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशन। अगर आपसे एग्जाम में कभी भी पूछा जाता है या इंटरव्यू में भी पूछा जाता है तो आपको यही आंसर करना है। मैं प्रॉपर इसका डेफिनेशन लिख देती हूँ। व्हेन प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज rise continuously and purchasing power becoming less, that is called inflation. मैं यहाँ शॉर्ट में आई होप आप समझ जाएंगे। अब तक आप मेरे वीडियोस को देखते देखते आपकी हैबिट पड़ गई होगी कि मैं बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म यूज़ करती हूँ जिससे कि थोड़ा टाइम सेव हो जाए। खैर, मैंने यहाँ पे आपको डेफिनेशन क्लियर कर दिया। एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज कर देती हूँ। इन्फ्लेशन इज़ व्हेन प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज राइजिंग कंटिन्यूसली एंड परचेजिंग पावर ऑफ मनी इज़ बिकमिंग लेस इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के बहुत मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे दिया और साथ में इनके कॉस्ट की बात करें तो इन्फ्लेशन के बहुत सारे रीजंस होते हैं। इन्फ्लेशन महंगाई कब आता है? एक तो होता है कि मनी सप्लाई कम हो जाती है या फिर ज़्यादा हो जाती है तो महंगाई आ जाती है। फिर सीज़न वेदर चेंज होता है, आपको पता है, जैसे कि जब समर्स आती हैं तो सब्जियों के दाम बढ़ने लगते हैं। राइट, जैसे वॉर अभी आपको एग्जांपल दिया जाए तो मैं यहाँ पे नोट भी कर देती हूँ इसके रीजंस। मनी सप्लाई, बहुत ज़्यादा मनी सप्लाई है, मार्केट में पैसा बहुत है तो इन्फ्लेशन आना ही है, क्योंकि पैसा ज़्यादा है तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा चीज़ों का। राइट, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो दाम भी बढ़ते हैं प्रोडक्ट्स के, तो मनी सप्लाई का बहुत इम्पैक्ट होता है इन्फ्लेशन में। देन वॉर, जैसे अभी रशिया यूक्रेन वॉर जो हो रहा है, आपको पता है, उसकी वजह से भी फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो वॉर। और फिर सीज़न, जो मैंने आपको वेजिटेबल का एग्जांपल दिया कि जैसे अभी गर्मियाँ आ रही हैं तो टमाटर के प्राइस, लेमन आजकल तो बिल्कुल बहुत कॉस्टली चल रहा है, आसमान छू रहा, तो लेमन का एग्जांपल हो गया। जैसे रूमर्स भी कभी कभी इन्फ्लेशन ला देते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था उस टाइम मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे यहाँ एक रूमर फैल गया था कि सॉल्ट मार्केट से ख़त्म होने वाला है। तो मतलब जैसे सॉल्ट का एक पैकेट आप बिलीव नहीं करोगे 1000 रुपीज़ में भी बिक रहा था। तो इस तरह रूमर्स भी कभी कभी इन्फ्लेशन ला सकते हैं मार्केट में। तो ये वेरियस रीजंस है इन्फ्लेशन के। और फिर टाइप्स की बात किया जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये जनरली आपके एग्जामिनेशन भी पूछा जाता है। टाइप्स की बात करें तो हम इन्फ्लेशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हम कॉजेज़ के बेसिस पे कि किन किन रीजंस की वजह से कौन कौन से इन्फ्लेशन आते हैं, हम ये पढ़ेंगे। साथ में पेस मतलब आप सबको पता है, हमने मैथ्स में बहुत ज़्यादा पढ़ रखा है, क्वांट्स में स्पीड। इन्फ्लेशन अपनी स्पीड के बेसिस पे भी कैटेगराइज हो सकता है, जिसमें जैसे क्रीपिंग इन्फ्लेशन, ट्रोटिंग, गैलोपिंग एंड हाइपर इन्फ्लेशन। तो हम 1 बाय 1 सारे इन्फ्लेशन को पढ़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं आपको डिमांड पुल इन्फ्लेशन के बारे में बताती हूँ। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मैं सबसे पहले आपको एक एग्जांपल देती हूँ। लेट्स सपोज ये मेरा जो पेन है, स्केच पेन है, ये इसका प्राइस है मान लीजिए 10 रुपीज़। ठीक है, मैं यहाँ पे 10 रुपीज़ का है। अब ऐसा हो कि मार्केट में ये वाले ग्रीन कलर के स्केच पेन
इसका मैन्युफैक्चरिंग ही बंद हो जाए। ठीक, मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई है, ग्रीन कलर के पेन बन ही नहीं रहे हैं, तो डिमांड इंक्रीज़ होगी। फिर अब क्या है, ख़रीदने वाले लोग ज़्यादा है, मैं भी हूँ, आप भी हो, 2-4 लोग और हैं, तो अब ये पेन 10 रुपये का नहीं मिलेगा। फिर लेट सपोज़ मैंने कहा चलो मैं 15 रुपये दे दूँगी, पेन एक ही है, 15 रुपये दूँगी। आपने कह दिया 20 रुपये, इन्होंने 25, 30, 35 रुपये, तो जो सबसे ज़्यादा प्राइस देगा उसको ये पेन मिल जाएगा ना। तो यही है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है चीज़ों की, वैसे वैसे प्राइस भी इंक्रीज़ हो जाता है। डिमांड बढ़ेगी, प्राइस इंक्रीज़ होगा और इन्फ्लेशन आएगा। तो ये आपको याद करके रखना है। तो ये मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है डिमांड पुल इन्फ्लेशन का, कि अगर किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा तो उसका प्राइस इंक्रीज़ होना ही है और मार्केट में इन्फ्लेशन आएगा ही। फिर कॉस्ट उस इन्फ्लेशन की मैं बात करूँ तो जैसे कि यहाँ हमारे यूपी में आपको पता है गोलगप्पे बहुत ज़्यादा अच्छे बिकते हैं। तो हमारे यहाँ एक चाट वाले, गुप्ता जी चाट वाले, वो 10 रुपीज़ के 5 गोलगप्पे देते थे। ठीक है, हम लोग डेली खाते भी थे, गर्ल्स को पसंद भी ज़्यादा होता है, हम लोग डेली उनके यहाँ से खाते थे। फिर एक दिन हम लोग मतलब इवनिंग में गए, जैसे आज खा के गए, नेक्स्ट डे जब गए तो गुप्ता जी ने 15 रुपीज़ कर दिया 5 गोलगप्पे। उनसे पूछा अरे अभी कल ही तो 10 रुपये में खा के गए, आज 15 के कैसे हो गए? तो गुप्ता जी बोले कि भाई जो ऑयल है ना उसका प्राइस इंक्रीज़ हो गया है। तो अगर रॉ मटेरियल का प्राइस इंक्रीज़ होगा तो ऑब्वियसली बाकी प्रोडक्ट का कॉस्ट इंक्रीज़ हो ही जाना है। तो इस तरह जो कॉस्ट होता है वो भी इन्फ्लेशन को पुश करता है। तो आई होप आप सब लोग कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन समझ गए होंगे। अब सेक्टोरल इन्फ्लेशन भी बहुत कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की तरह ही है, कि इन्फ्लेशन इसमें सेक्टर बाय सेक्टर इंक्रीज़ होता है। जैसे लेट सपोज़ मैं यहीं पे एग्जांपल देके बता दे रही हूँ, अगर रबर है, रबर का प्राइस इंक्रीज़ होगा तो फिर जो बाइक मोटर्स हैं उनके टायर के प्राइस इंक्रीज़ हो जाएंगे। और अगर टायर्स इंक्रीज़ हुए तो ऑटोमेटिक जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, बाइक, कार, सब के प्राइस इंक्रीज़ होगा। उनकी मैन्युफैक्चरिंग महंगी होगी तो पब्लिक को भी वो इंक्रीज प्राइस में ही मिलेगा। तो इस तरह मार्केट में इन्फ्लेशन आ जाएगा। अब इसकी इन्फ्लेशन की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में कई बार पूछा भी गया है। मैं साथ साथ आपको बताती भी जाऊँगी कि कौन कौन से पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिससे आप उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट करें। पर ऐसा नहीं है कि फिर आप बाकी चीज़ों पे कंसंट्रेट ही ना करें। इंपॉर्टेंट सब है, कोई चीज़ अगर अब तक पूछी नहीं गई इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी पूछी नहीं जाएगी। तो आपको सब पढ़ना है, इसलिए मैं सारी एक एक टॉपिक को आराम से पढ़ा रही हूँ आपको। वीडियोस भी आप देखिए जनरली तो 1 आवर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन मैं इसकी चिंता किए बिना ही आपको पढ़ाती हूँ। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये वीडियो शेयर करें, जिससे कि व्यूज़ इंक्रीज़ हों, लाइक्स भी आएँ और मुझे भी मोटिवेशन मिले। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा अगर आपको पसंद आए, और इन केस आपको कोई कमी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी करिए, जिससे कि मैं उस पर इम्प्रूव कर सकूँ। तो चलिए आगे बात करते हैं स्क्यूफ्लेशन की। स्क्यूफ्लेशन होता क्या है? जब इन्फ्लेशन आता है किसी सेक्टर में और डिफ्लेशन रहता है किसी सेक्टर में, मतलब एक साथ हो, ऐसा मार्केट में सिचुएशन आ जाए कि कहीं पे इन्फ्लेशन है और कहीं पे डिफ्लेशन है। एग्जाम्पल आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है, तो मैं एग्जाम्पल देती हूँ। जब कोविड आया था तो फिर जो भी मेडिसिन सेक्टर था, मेडिकल सेक्टर था, उसमें इन्फ्लेशन था। और अगर बात किया जाए एंटरटेनमेंट की बात किया जाए तो उसमें डिफ्लेशन था। तो ये सबसे अच्छा एग्जांपल, अभी लाइव एग्जांपल हम सब ने देखा है। तो इसे कहते हैं इसकीफ्लेशन की, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन एक साथ हो कुछ सेक्टर्स में। किसी सेक्टर में इन्फ्लेशन है, किसी सेक्टर में डिफ्लेशन है। ओके, बॉटलनेक इन्फ्लेशन की बात करते हैं। बॉटलनेक इन्फ्लेशन में होता है ये है कि जो डिमांड होती है वो रैपिडली इंक्रीज़ होती रहती है, लेकिन जो सप्लाई होती है वो कांस्टेंट रहती है। एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, जैसे कोविड-19 में आपने देखा होगा ऑक्सीजन सिलेंडर, आप बिलीव नहीं करोगे कि कोविड-19 में एक मेरे रिलेटिव ने ऑक्सीजन सिलेंडर 4 लाख रुपीज़ का लिया था। इतनी ज़्यादा डिमांड थी उस टाइम की, प्रोडक्ट क्योंकि सप्लाई हो नहीं रही थी, बस डिमांड थी, इसलिए मनचाहे प्राइस लोग ले रहे थे, और ये सच है। तो बस इसी को बॉटलनेक इन्फ्लेशन कहते हैं। फिर स्टैगफ्लेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए। ये कई बार पूछा जा चुका है इंटरव्यू में भी और मेंस एग्जाम में भी, तो आप इसे अच्छे से रख लेना। स्टैगफ्लेशन होता वो कंडीशन है जब किसी कंट्री में इन्फ्लेशन
और डिफ्लेशन या फिर रिसेशन या फिर अनएम्प्लॉयमेंट सब एक साथ आ जाता है, तो इस कंडीशन को आप स्टैगफ्लेशन कहते हैं। ओके, तो ये आप लर्न कर लेना। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। जब किसी कंट्री में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन या फिर रिसेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एक साथ आ जाए, कंट्री का ग्रोथ रेट गिरने लगे, तो वो स्टैगफ्लेशन होता है और ये कंडीशन किसी भी कंट्री के लिए बहुत बुरी होती है। ओके, अब एग्फ्लेशन की बात करें तो ये और कुछ नहीं, जब इन्फ्लेशन आपका स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर में आए, उसे एग्फ्लेशन कहते हैं। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। मैंने आपको अभी कॉजेज़ के बेसिस पे इन्फ्लेशन को कैसे डिवाइड किया जा सकता है, इन्फ्लेशन का मैंने आपको डेफिनेशन बताया, देन किन रीजंस की वजह से इन्फ्लेशन आता है, फिर इन्फ्लेशन को बाइफरकेट हम कर सकते हैं 2 टाइप्स में, एक उनके कॉजेज़ के बेस में, एक उनकी स्पीड के बेस में। तो कॉजेज़ के बेसिस में डिमांड के वजह से इन्फ्लेशन जो आता है मैंने वो पढ़ाया। रॉ मटेरियल का कॉस्ट इंक्रीज़ होता है तो ऑटोमेटिक बाकी प्रोडक्ट्स का कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाता है, ये मैंने आपको बताया। फिर सेक्टोरल इन्फ्लेशन मैंने बताया, स्क्यूफ्लेशन, बॉटलनेक इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन या एग्फ्लेशन। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पेस, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड कैसे हम इन्फ्लेशन को डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्रीपिंग इन्फ्लेशन की बात करें। क्रीपिंग मतलब क्या होता है? क्रीपिंग मीन्स बिल्कुल मतलब रेंग रही है। जब कंट्री में जो इन्फ्लेशन रेट है वो आपका 0% से लेके 2% तक है, सो डैट इज़ कॉल्ड क्रीपिंग इन्फ्लेशन। ये क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहा जाता है कि रेंगती हुई अभी इन्फ्लेशन की स्थिति है, रेंगती हुई महंगाई है। फिर ट्रोटिंग की नॉर्मल जो चलने की चाल होती है वो, जब इन्फ्लेशन रेट 2% से लेकर के 5% तक हो सकता है, तो डैट इज़ कॉल्ड ट्रोटिंग इन्फ्लेशन। फिर गैलोपिंग इन्फ्लेशन की बात करें तो फिर यहाँ पे ये कंडीशन थोड़ी रहती है कि नहीं, अभी थोड़ा ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को फिर कंट्री पे कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। 5% से लेके 10% तक अगर इन्फ्लेशन हो गया तो ये थोड़ी, ये समझो कि खतरे की घंटी बज गई है, बेल, खतरे की बेल बज गई है, अब गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। तो ये थोड़ी सिचुएशन ख़तरनाक हो सकती है। अगर इस पे ध्यान नहीं दिया जाए तो ये फर्दर हाइपर इन्फ्लेशन में बन जाती है कि अब तो ये महंगाई हाथ से निकल चुकी है, 10% से अबव हो जाती है, तो वो हाइपर इन्फ्लेशन होता है और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन होती है किसी भी कंट्री के लिए। मैंने डेंजर वाला साइन बना दिया है, आई नो मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, तो आप इसे थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं। बाकी जो मैं पढ़ा रही हूँ उस पर ध्यान दीजिए कि क्रीपिंग इन्फ्लेशन होता है जब जो इन्फ्लेशन रेट है 0% से लेकर 2% तक रहे। ट्रोटिंग इन्फ्लेशन 2% to 5% होता है कि ये आइडल सिचुएशन होती है, क्योंकि अगर आप इन्फ्लेशन को हमेशा ऐसे नहीं देख सकते हो कि महंगाई बढ़ रही है। महंगाई बढ़ रही है क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर भी अच्छी हो रही है। अगर बात किया जाए तो पहले अगर आप देखो तो घर पे नॉर्मल फ़ोन होते थे, राइट, जो नॉर्मल वाले फ़ोन होते हैं। आप सेल फोन्स फिर आए, लोग कितने तक के, तब लोग 10,000 का फ़ोन खरीद ले वो भी बड़ी बात होती है, लेकिन अब 25,000 से नीचे का फ़ोन किसी के पास शायद ही रहता हो। तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ी, उनकी लाइफस्टाइल अपग्रेड हुई है। तो इन्फ्लेशन एक हद तक होना अच्छी बात होती है। जैसे ट्रोटिंग इन्फ्लेशन ये अच्छा होता है, अगर आपके कंट्री में इन्फ्लेशन इतना है, इट मीन्स कंट्री ग्रोथ कर रही है, कंट्री में पैसा है, पैसा रोटेट हो रहा है, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ रही है, तो थोड़ा तो इन्फ्लेशन अच्छा होता है। लेकिन अगर गैलोपिंग इन्फ्लेशन आ गया तो फिर गवर्नमेंट को ध्यान देना पड़ता है, अदरवाइज़ ये हाइपर इन्फ्लेशन में चेंज हो जाएगा, उसके बाद तो बेकार हो जाता है, उसे कंट्रोल करना फिर गवर्नमेंट के हाथ में भी नहीं हो पाता है जनरली। तो जैसे एक क्रीपिंग इन्फ्लेशन या ट्रोटिंग इन्फ्लेशन आते हैं तो आपने देखा होगा आरबीआई से कंट्रोल करने के लिए मैंने मॉनेटरी पॉलिसी में जो आपको पढ़ाया था, सीआरआर, एसएलआर, सारे टूल्स मैं आपको बता चुकी हूँ, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक शेयर कर दूँगी कि आप ये वीडियो को देखें, जिससे आप अच्छे से ये चीज़ें समझ सकें। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। अब बात करते हैं कि इन्फ्लेशन का मेज़रमेंट कैसे होता है। वैसे ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, तो फिर मैं क्या करती हूँ कि मैं इसका एक सेकंड लिंक शेयर कर देती हूँ, सेकंड पार्ट। आप इस पार्ट से ये सारी, जिसमें मैंने डेफिनेशन और टाइप शेयर कर दिया है, मैं नेक्स्ट पार्ट में क्या करूँगी कि मैं मेज़रमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, कैसे मेज़रमेंट किया जाता है, मेज़रमेंट में भी क्या टाइप्स होते हैं इन्फ्लेशन के, तो ये सारी बातें मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दूँगी। तो थैंक यू सो मच एंड तक इस वीडियो को देखने के लिए।
और आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब अगर आप करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो और पहुंच पाएगा आपके शेयर करने से, और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। और इनकेस आपको पूरे वीडियो में कोई भी पॉइंट हो ना समझ में आया हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। मैं ज़रूर आपके कमेंट को एंटरटेन करूँगी और मैं आपके कमेंट का रिप्लाई भी करूँगी और उस पर वर्क भी करूँगी। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर योर टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन्फ्लेशन के सेकंड पार्ट में, ठीक है, जिसमें मैं आपको इन्फ्लेशन का मेजरमेंट बताऊँगी। अगर आपने मेरे मॉनेटरी पॉलिसी वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उस वीडियो को देखिए। मैंने उसमें काफ़ी अच्छे से मॉनेटरी पॉलिसी एक्सप्लेन किया है। वो वीडियो काफ़ी लंबा भी था, मैंने ये सारे पॉइंट्स उसमें बताए हैं, तो फिर आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। थैंक यू सो मच, बाय।